हम, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सब किस में आता है? दक्षिण एशिया में आता है। थाईलैंड से लेकर ब्रुनई तक दक्षिण पूर्व एशिया में आता है। तो एशिया के भी कई भाग हैं, ठीक है कि नहीं? तो ये भी आपसे जानना चाहता है कि आसियान का कौन सा देश नहीं है। तो वो तो इकोनॉमिक्स भी है, ज्योग्राफी भी है, ठीक है कि नहीं? ज्योग्राफी एक ऐसा पार्ट है जो आपके संविधान से भी जुड़ा हुआ है, पॉलिटिकल सिस्टम से भी जुड़ा हुआ है, हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है कि इकोनॉमिक से भी जुड़ा हुआ है। इकोनॉमिक जो अभी आप कुछ दिन पहले इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़े नहीं पढ़े? एग्रीकल्चर पढ़ा, इंडस्ट्री पढ़ा, मिनरल्स पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, तो सब क्या है? सब इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ही हिस्सा है। तो ज्योग्राफी कई भागों से अंतर संबंधित इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। विभिन्न सारे सब्जेक्ट को जोड़ करके आप उसको पढ़ने का प्रयास, साइंस भी है उसमें। वायुमंडल पढ़ते हैं तो साइंस पढ़ते हैं कि नहीं? कल भी पढ़ा रहा था समुद्र की लवणता, पढ़ा रहा था ना। और सबसे ज्यादा लवणता किसका? सोडियम क्लोराइड का। कल पढ़ा रहा था। मैंने कहा कि अब रुक जाओ, ये भी बता रहा था कि नदी जो अपने साथ अवसाद लाती है उसमें कौन सा मिनरल सबसे अधिक लाती है? कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? केमिस्ट्री है। अरे तत्व के विषय में, खनिज के विषय में हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, ठीक है कि नहीं? धातु के विषय में हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं। कैल्शियम क्या है? धातु है, ठीक है कि नहीं? खैर चलो मूल में आ जाओ। तो हमारी आज की कक्षा छोटी है लेकिन दो भागों में बटी हुई है। एक भाग आपका है और वो है आपका विश्व के भूगोल में एशिया, और दूसरा है सूफी। कल हमने भक्ति आंदोलन को समाप्त किया था, आप थे? अच्छा, वेरी गुड। तो आप भक्ति में थे तो आज सूफी में भी रहना है, ठीक है कि नहीं? तो सूफी आंदोलन को भी हम लोग देखेंगे, और पहला हम लोग कौन सा पार्ट को देखेंगे? एशिया को देखेंगे। तो लिखेंगे विश्व का भूगोल एशिया। एशिया पहले लिखिए। आकार के दृष्टि से, आकार के दृष्टि से, आकार के दृष्टि से, आकार के दृष्टि से आकार के दृष्टि से एशिया सबसे बड़ा एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, लगभग 60% जनसंख्या, लगभग 60% जनसंख्या, 60% जनसंख्या, और 53 से अधिक देश, और 53 से अधिक देश किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में, ठीक है? पहले परिचय लिख लो। एशिया महाद्वीप में है। देखो, पहले तो 7 महाद्वीप का कॉन्सेप्ट था, ठीक है? पहले कितने महाद्वीप थे? 7। लेकिन अभी हाल में एक नया महाद्वीप भी आ गया है जिसका नाम है जियोलैंडिया। जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है जियोलैंडिया। वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 8वां महाद्वीप कौन सा है? 8वां महाद्वीप कौन सा है? जियोलैंडिया, 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 ठीक है कि नहीं? पहला और सबसे बड़ा, न केवल आकार में बल्कि जनसंख्या में भी, बल्कि देशों की संख्या में भी, ठीक है कि नहीं? तो देशों की संख्या में, आकार में, जनसंख्या में कौन? एशिया। हम लोग कहां रह रहे हैं? एशिया में रह रहे हैं। हम लोग कहां रह रहे हैं? एशिया में रह रहे हैं। और एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? चीन है। रसिया तो यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है, ठीक है कि नहीं? तो एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन, ठीक है? और इसके बाद सबसे छोटा देश है सिंगापुर। तो लिखिएगा एशिया का सबसे बड़ा देश चीन, और सबसे छोटा, और सबसे छोटा, और सबसे छोटा, और सबसे छोटा देश सिंगापुर है। सिंगापुर है। लेकिन जब एशिया पढ़िए तो इस पांचों
जो पार्ट्स में बटा है एशिया, जो पांचों भाग में बटा हुआ एशिया, उसको जरूर पढ़िए। 5 प्रदेश में बटा है, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, पूर्व एशिया, मध्य एशिया। आप देखते भी होंगे क्वेश्चन अपनी परीक्षा के लिए कि निम्नलिखित में से कौन मध्य एशिया का देश नहीं है। ठीक है, तो जानकारी रहेगा तब ना आप टिक लगाइएगा। ठीक है कि नहीं। हालांकि जितना तान है पाकिस्तान को छोड़कर, अफगानिस्तान को छोड़कर, वो सब मध्य एशिया में। एक टिक है इसका कि जितना तान, जैसे है ना पाकिस्तान, वो नहीं है। वो कहां है? अफगानिस्तान। तान है लेकिन पश्चिम एशिया में नहीं है। कहां है? दक्षिण एशिया में है। और अब तो अफगानिस्तान दक्षिण एशिया का एक संगठन है, सार्क, है ना, जिसकी स्थापना कब हुई थी? मुख्यालय कहां है? काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका भी 8वां सदस्य कौन हो गया? अफगानिस्तान हो गया। बहुत बढ़िया, ठीक है कि नहीं। तो याद रखिएगा। आइए उसको ऐसे लिखिए, एशिया को निम्नलिखित प्रदेश में बांटकर देखा जा सकता है। एशिया को निम्नलिखित प्रदेश में बांटकर देखा जा सकता है। निम्नलिखित प्रदेश में बांटकर देखा जा सकता है। निम्नलिखित प्रदेश में बांटकर देखा जा सकता है। ठीक है, देखा जा सकता है। तो सबसे पहला है दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया, पहले 5 लिख लो फटाफट। आपने भी मैप से जाकर थोड़ा सा देखना, जिससे कि तुम्हारी बौद्धिक ज्ञान में और वृद्धि हो सके। दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया, पश्चिम एशिया, पूर्वी एशिया, और मध्य एशिया। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है दक्षिण और मध्य, तब पश्चिम। ठीक है, ओके। अब आइए, सबसे पहले आ जाइए किस पे? दक्षिण एशिया। तो लिखो दक्षिण एशिया में सभी सार्क देश। दक्षिण एशिया में सभी सार्क देश, दक्षेश देश, सभी सार्क देश, सभी सार्क देश या दक्षेश देश इसका हिस्सा है। इसका हिस्सा है। किसका हिस्सा है? जैसे, जैसे लिख लो, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश, भूटान, मालदीप, भूटान, मालदीप, भूटान, मालदीप, नेपाल, श्रीलंका, नेपाल, श्रीलंका। ठीक है, और लास्ट में है अफगानिस्तान 2000। ठीक है, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, इतना ही याद रखो। ये कंट्री किसमें है? तो आप तो चुन दोगे ना कि दक्षिण एशिया में कौन सा कंट्री नहीं। ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी नेपाल, 4 उज्बेकिस्तान। तो आज ना, ठीक है कि नहीं। और अभी आपको कहीं थे हम कि जितना तान है वो सब मध्य एशिया में है, 2 तान को छोड़कर, एक पाकिस्तान और दूसरा
अफगानिस्तान। तो अब मध्य एशिया पहले लिख लो, तब तुमको फटाक से याद रहेगा। कोई जरूरी है कि हम इसी तरह से लिखें? हम मध्य एशिया पहले लिखा देंगे परीक्षा के दृष्टि से। तो लिखो मध्य एशिया का देश, मध्य एशिया का देश कजाकिस्तान। तब सब तान लिखो, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, 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 ताजिकिस्तान, 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 ताजिकिस्तान। इसके बाद लिख देंगे तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, कौन कौन है? पहला बोलिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ध्यान रखिएगा, एक आपका कैस्पियन सागर है। कल भी बताए थे कि कैस्पियन सागर के किनारे वाले देश आप देखो जाकर के। हमारा मध्य एशिया का जो दो देश है वो किसमें है? कैस्पियन सागर में। और यही मैं आपको दिखाना चाहूं तो नोट में लिखिए, कैस्पियन सागर में, नोट में लाल कलम से, कैस्पियन सागर में निम्नलिखित देश स्थित है। तो पहले मध्य एशिया का दोनों देश लिख लो, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, आइए उसके अलावा कौन है? ईरान, रूस, अजरबैजान। ईरान, रूस और अजरबैजान। ईरान, रूस और अजरबैजान। तो जो दो मध्य एशिया का याद हो गया तो ईरान, रूस, अजरबैजान तो ऐसे ही याद हो जाएगा। ईरान को तो अभी भूलिएगा नहीं कि ईरान के राष्ट्रपति का प्लेन क्रैश, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया रईसी का, और उनकी मृत्यु हो गई। तो ईरान को याद है कि ईरान का पुराना नाम पर्सिया था। ठीक है कि नहीं? ईरान के राजनीतिक हालात पे आ जाइए। मैसेज नहीं गया था क्या? मैसेज के बाद भी लेट आते हैं। ठीक है, हाँ, तो मैं अभी आपको बता रहा था कि ईरान पे तो नजर रखना ही है। इस कड़ी में एक अजरबैजान है। अजरबैजान की राजधानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। राजधानी भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। कल भी एक राजधानी यूट्यूब लाइव में दिए थे, नहीं, अफ्रीकन कंट्री का दिया था मैंने। ठीक है, देते ही रहते हैं। तो आंख का नाक खोल के रखिए। क्वेश्चन के स्वरूप क्या क्या हो सकते हैं? सुमेलित करना, सत्य पर विचार करना, कथन कारण, सिंगल लाइन, नहीं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 7-8 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। असत्य पर विचार करे, सत्य पर विचार करे। ठीक है कि नहीं? और कई बार जानता हुआ क्वेश्चन भी यदि विकल्प कठिन मिलता है तो उसमें आदमी फंस जाता है। उसमें आदमी क्या होता है? फंस जाता है। तो ध्यान रखिए। खैर, मूल में आ जाइए। तो मूल यह है कि कैस्पियन सागर में स्थित कौन कौन से देश है, कौन से देश नहीं है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मध्य एशिया में कौन से देश हैं जो कैस्पियन सागर में है? बहुत टफ करेगा तो ये सब टाइप का देगा क्वेश्चन। अब आइए मध्य एशिया, अजरबैजान का मैं बता रहा था। अजरबैजान का जो बाकू है, वो बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? वो तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो नोट में लिखो, अजरबैजान की राजधानी बाकू, अजरबैजान की राजधानी बाकू।
तेल के लिए प्रसिद्ध है। तेल के लिए प्रसिद्ध है। अजरबैजान की राजधानी बाकू तेल के लिए प्रसिद्ध है। तेल 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 मतलब आपका वो सरसों तेल नहीं, पेट्रोलियम। हाँ, ऐसा नहीं कि सरसों तेल के लिए प्रसिद्ध है, तेल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए प्रसिद्ध है। अब इसमें चूंकि हम कजाकिस्तान को देख रहे थे और उज्बेकिस्तान के सीमा से जुड़ा हुआ एक सागर बड़ा इंपॉर्टेंट जिसका नाम है अराल सागर, तो नोट में लिखो, अराल सागर की सीमा, अराल सागर की सीमा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से जुड़ी, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से जुड़ी। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से जुड़ी। ठीक है। हम लोग यहां रूस में थे। रूस में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि विश्व का सबसे गहरा झील बेकाल झील, वो कहां है? रूस के दक्षिण में है, तो भी नोट में लिख दो। विश्व का सबसे गहरा झील, विश्व का सबसे गहरा झील बेकाल झील, बेकाल झील, बेकाल झील, बेकाल झील, बेकाल झील रूस के दक्षिण में है, रूस के दक्षिण में है। कहां है? रूस के भारत की सीमा से जुड़ी हुई है। अभी नीचे ही रहना, मैथ वाले को देखो, उनको बस ब्लैक बोर्ड का ट्रेनिंग मिल जाए तो, हाँ, उनको ब्लैक बोर्ड का ट्रेनिंग थोड़ा सा दे दो। जैसे हमको थोड़ा बहुत मिल गया है, दाएं बाएं कर लेते हैं, कुछ तो आप लोग की सहायता से कर ही लेते हैं। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। ठीक है, कहा थे हम लोग? ताजिकिस्तान की सीमा भारत की सीमा से, ताजिकिस्तान की सीमा भारत की सीमा से, आशा है समझ गए होंगे कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है कि नहीं? अब थोड़ा सा जो देखने वाला है उसको देखो, आज जो मैप से देखने वाला, मैप भी जाकर देख लोगे तो एकदम बैठ जाएगा। और ऐसे भी टिप्स दे ही दिए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान ये दो तान छोड़कर जितने तान है वो सब मध्य एशिया में है, और मध्य एशिया में दो तान है जो कैस्पियन सागर में है। तो इस तरह से आप इन चीजों को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बंदी कर दो ना, गर्मी लग रही है बहुत, गर्मी है, अच्छा छोड़ दो, तब छोड़ दो। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से इन चीजों को ध्यान में रखना। इसके अलावा आपको और क्या रखना है? अब मध्य एशिया हो गया, दक्षिण एशिया हो गया, पूर्वी एशिया में आओ। पूर्वी एशिया, चीन और जापान, चीन जापान कोरिया, दोनों कोरिया, चीन जापान दोनों कोरिया, चीन जापान दोनों कोरिया, मंगोलिया ताइवान, मंगोलिया और ताइवान, मंगोलिया और ताइवान, यही पूर्वी एशिया के देश है। ये क्या है? ये पूर्व एशिया के देश है। किसके देश है? पूर्व एशिया के देश है। ठीक है कि नहीं? पूर्व एशिया के देश है। अब आइए, आप इसमें ताइवान देखिए, पहले नोट में लिखो ताइवान, ताइवान, ताइवान का पुराना नाम है भारमोसा। कौन मौसा? भार में जाए मौसा, अब जाए नहीं लिख देना, भारमोसा लिख दो। कहां जाएंगे? ताइवान। मौसा जी कहां जाएंगे? ताइवान। तो भार मौसा। कभी कभी पुराना नाम भी पूछा जाता है, जैसे इथोपिया का
सब तो एकदम, इन लोग का क्या हो गया है ब्रेन का। इथोपिया का अबिसिनिया, जैसे गोल्ड कास्ट घाना, जैसे ईरान पर्सिया, इराक मेसोपोटामिया, ये सब क्या है? ये सब पुराना नाम है, ये सब पुराना नाम है। जब भी परिचर्चा होती है तो मैं आपके समक्ष रख देता हूं, और आपका काम है। अब उसी तरह से ताइवान, बारमोसा, ताइवान तो अभी समय आ गया तो लिखवा दिए, जहां समय नहीं आया वहां बोल दिए, ठीक है कि नहीं। अब इसमें कुछ नहीं याद रखना है। ताइवान में, ताइवान में एक उलंग चाय याद रखना है। कौन चाय? यहां चाय की एक विशेष किस्म पाई जाती है, ठीक है कि नहीं। कहते भी हैं कि दार्जिलिंग जाइएगा तो दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था, और उसकी खासियत है वो जब जब चाय पियोगे तो चारों तरफ सुगंध रहेगा, ठीक है कि नहीं। ऐसी ही चाय हमको कभी कभी स्पाइस जेट या इंडिगो में भी मिलता है। हम उसका हवाई जहाज का कुछ खाएं या नहीं खाएं, लेकिन चाय जरूर पीते हैं। आप पूछते हैं इधर आइए, ठीक है, पूछते हैं कौन सा चाय पिलाइएगा, तो तब जब उसके एयर होस्टेस कहेगी कि मसाला चाय है सर, तो मसाला चाय पीते हैं हम। उसकी भी सुगंध बहुत अच्छी होती है, वो सब तो मिलता नहीं है यहाँ, ठीक है कि नहीं। तो कभी कभार जब हम जाते हैं तो इसीलिए खुश रहते हैं कि आज अच्छी चाय मिलेगी। कल रात में किसी ने मुझे कहा कि सर यहाँ चाय अच्छी मिल रही है चुस्की बार में। कहा? एक तो सामने खुला है चुस्की बार, चुस्की बार। तो हाँ हाँ, तो एक लड़का ने हमको कहा कि सर वहां मत जाइए सर, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो क्यों नहीं जाए? तो यहाँ का लड़का सब रहता है, लड़की सब भी रहती है, सब जगह का। हम कहते क्या हुआ, लड़का लड़की दुकान में नहीं जाएगी क्या? नहीं जा सकती है क्या? ये सब मॉल में जाती है कि नहीं जाती है? कोई सामान नहीं खरीदती है, घंटा घूम के आ जाती है। इसके घर से जब फोन आता है हमको कि सर छुट्टी भे गई की, हम गए छुट्टी भे गई, छुट्टी तो 2 घंटा, तब इसका हम क्लास देते हैं। तुम कल कहा थी तो सर उसके साथ जो है ना मॉल चले गए, तो बड़ी गर्मी लग रही थी सर, तो 2 घंटा उसी में रह गए। तो ऐसा होता है, ये सबको बहुत अन्यथा नहीं लेना चाहिए। लेकिन कहीं जाओ गार्जियन को जरूर कह दो कि मास्टर साहब, चूंकि मास्टर साहब का हर टाइम बुक है कहीं ना कहीं, ठीक है कि नहीं। तो स्वाभाविक है कि मास्टर साहब को फिर गुस्सा आएगा, और गुस्सा को फिर प्रतिक्रिया अपनी तरीके से देंगे, ठीक है कि नहीं। तो आशा है कि तुम कहीं जाओ 3 घंटा मॉल में बैठो ना, चाय का चुस्की लेते रहो ना, हमको क्या दिलना देना। लेकिन हाँ हाँ, लेकिन घर पे जरूर कह दो, लड़का न भी कहे, ये सब क्या है, नल्ला सब है। इस सबको रात में कभी बाबू फोन किए, कहीं किए नहीं किए, पूछते हैं दू, ऐसे ही है ये सब। 2-4 दिन पे कभी कर दिया वो भी, मतलब कि बुआ कोनो दिक्कत तो नहीं छो, तो जब भी दिक्कत कहे कि पैसे मांग देता है बाबू, वो भी कहना छोड़ देते हैं, ठीक है कि नहीं। खैर मूल में आ जाइए, मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो मूल बिंदु क्या है? उलंग चाय। ये उलांग चाय कहां मिलता है? तो जब भी ताइवान जाइए उलांग चाय पीजिए। तो लिखिए, ताइवान में चाय की एक विशेष किस्म पाई जाती है, चाय की एक विशेष किस्म पाई जाती है। चाय की एक विशेष किस्म पाई जाती है, चाय की एक विशेष किस्म पाई जाती है, जिसका नाम उलांग है। उलांग है। अरे एमपी साहब कौन है जी इसमें? आया है पंडित जी? अरे बाप रे, वो तो हर में ये मारता है। अब पहले से ही, कल मैं क्वेश्चन के भी शुरुआत भी नहीं किया था कि लिख दिया पहला का ये, और संजोग से पहला का यही था, ठीक है। वो आज मजा नहीं आ रहा है तुमको? अच्छा, हाँ, क्या मजा चाहिए उसको? ओ, ये तो बड़ा तेज है तब तो, ये तो एडवांस से चलता है। पंडित जी ठीक नहीं है, समझे?
हाँ होश में बनाइए कि गांजा उजा नहीं ना पी लेते हैं शाम में, शाम का समय होता है तो ऐसा नहीं कीजिए, नहीं तो घर उसमें घुस करके, समझ रहे हैं ना हमको। हम विद्यार्थी का बड़ा सम्मान, बड़ा प्यार करते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं, लेकिन हम घुस के भी देंगे हम, ठीक है कि नहीं। हाँ कल हम अभी आए, गुड मॉर्निंग कर रहे थे, देखे फर्स्ट ये हम क्या इतना तेज कौन निकल गया कि उसके अंदर से देख रहा है वो, तो बहुत अजूबा था। तब देखे कि अरे ये तो सब में यही मारता है। ठीक है चलिए, हम इसकी प्रशंसा में पुल मारने, तो वाह एमपी साहब वाह, क्या आपने जवाब। ठीक है, संजोग है कि 50-60 क्वेश्चन रहता है तो 8-10 क्वेश्चन ये हो ही जाता है, वो तो हर से रहेगा, ठीक है कि नहीं। अब विवेक जी यदि सोच लेंगे कि हमको सी पे मारना है, सब सी, तो 10 तो इनका सही होगा ही। ठीक है आगे चलिए, मूल में आ जाइए, कहां थे हम लोग। तो ताइवान में कौन सी चाय, उलांग चाय। उसी तरह से जापान में लिख देंगे नोट में, जापान में ओसाका सूती वस्त्र के लिए, ओसाका सूती वस्त्र के लिए, नोट में लिखिए ना, ओसाका सूती वस्त्र के लिए, ओसाका सूती वस्त्र के लिए। नगोया, नगोया रेशम उत्पादन के लिए, रेशम उत्पादन के लिए, रेशम उत्पादन के लिए। टोक्यो, टोक्यो विश्व का सबसे बड़ा मेगा नगर, विश्व का सबसे बड़ा मेगा नगर है, विश्व का सबसे बड़ा मेगा नगर है, महानगर, विश्व का सबसे बड़ा महानगर है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महानगर है। लेकिन जापान को तो इस कारण से हम लोग ध्यान रखेंगे ही। जापान का मैं कल बताए थे आपको, क्यूरोसियो और आयोसियो की धारा तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, समझा देता हूं फिर से, क्योंकि वहां ऑलरेडी कल आप महासागर पढ़े हैं तो लिखे ही है कि क्यूरोसियो गर्म जलधारा आयोसियो की ठंडी जलधारा से जब मिलती है तो वहां पर प्लैंकटन बनता है, जो नॉर्वे के बाद सबसे बड़ा मछली संग्रहण क्षेत्र है। ठीक है कि नहीं। चलिए वो तो ऑलरेडी कल हो चुका है, इसलिए लिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जापान जब भी पढ़िए ये 4 द्वीप जरूर पढ़िए, जापान जब भी पढ़िए रिवाइज कीजिए, ये 4 द्वीप सबसे पहले, होन्शु उसमें सबसे बड़ा है, तो लिखिए जापान में 4 प्रमुख द्वीप है। जापान में 4 प्रमुख द्वीप है। जापान का पुराना नाम निप्पन, जापान का पुराना नाम निप्पन, 4 प्रमुख द्वीप है। अब यह कक्षा यह बताने की नहीं है कि द्वीप क्या है, अब हम लोग अंत में, ठीक है। सबसे पहला द्वीप लिखेंगे होन्शु, सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु, लिखो ना, उसमें होकेरो है, क्या दिक्कत है, होन्शु। दूसरा है होकेरो, होकेरो। तीसरा है सीकोकू, 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 सीकोकू। क्यूसू और क्यूसू। पहला है होन्शु, दूसरा है होकेरो, सीकोकू और क्यूसू। उसमें सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, तो लिख देंगे सबसे छोटा द्वीप है सीकोकू, सबसे छोटा द्वीप है सीकोकू, सबसे छोटा द्वीप है सीकोकू, यह सबसे छोटा द्वीप है। कौन कौन सा, सीकोकू। ठीक है नेक्स्ट, वहां जापान में लिख देंगे एक तथ्य, हालांकि पहले पढ़ा चुके हैं, एकमात्र ऐसा देश है जहां कोई खनिज नहीं है लेकिन औद्योगिकरण में सबसे आगे में से एक है।
ठीक है ना। तो लिख देंगे नोट, जापान एक ऐसा देश है जहां कोई खनिज नहीं है, लेकिन औद्योगिकरण की गति तीव्र है। लेकिन औद्योगिकरण की गति तीव्र है। चलिए नेक्स्ट। अब आइए चीन। अब आइए चीन। 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 चीन में लिखेंगे, चीन में तकला मकान मरुस्थल है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? चीन में तकला मकान मरुस्थल है। तकला मकान मरुस्थल है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल एशिया में नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका में है, जिसका नाम है सहारा। दो मरुस्थल बड़ा चर्चित है वहां, सहारा और कालाहारी। कालाहारी है बोत्सवाना में, और सहारा उत्तरी अफ्रीका अफ्रीका और लगभग 10 देशों से होकर, जैसे भारत का थार है तो 2 देशों से जुड़ा हुआ है, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान, पश्चिमी क्षेत्र। इन सबको भी थोड़ा सा ध्यान में, कभी कभी इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं कि भारत का मरुस्थल किस क्षेत्र में है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। आप राजस्थान पढ़ लिए, समझ लिए, सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से राज्य भी है, सब कुछ जान लिए, और पश्चिम में गड़बड़ा गए। तो थोड़ा सा इसलिए कहते हैं, तो मैप को देखते रहिएगा, तो कंसेप्ट के कितना भी हम मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी लिखा दें, लेकिन घर पे जाकर के उसको मैप जरूर देखिए कि पूर्वी एशिया में, पूर्वी एशिया कहाँ है, चीन कहाँ है, जापान कहाँ है, चीन की सीमा किससे किससे लगती है, मतलब उससे थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, वाइड होगा। तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट, इसका लिखेंगे, तकना मकान हो गया, ये भी पूछता है परीक्षा में। न्यूनतम बिंदु है इसका लोपोनोर। ये लोपोनोर बड़ा चर्चित रहता है। क्यों चर्चित रहता है? क्योंकि यहाँ चीन का परमाणु परीक्षण केंद्र है। जैसे भारत का परमाणु परीक्षण केंद्र कहाँ है? वो पोखरण में है, था, अब तो खैर हम लोग लैब टेस्ट करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो लोपोनोर, लोपोनोर याद है क्या? तो लिखेंगे चीन का परमाणु परीक्षण केंद्र लोपोनर है। लोपोनर, ठीक है। फिर लिखिए चीन का शोक। चीन का शोक। चीन का शोक। चीन का शोक वांगहो नदी है, जिसे पीली नदी कहते हैं। वांगहो नदी है जिसे पीली नदी कहते हैं। पीली नदी कहते हैं, ठीक है, जिसे पीली नदी कहते हैं। देखो, पूरे विश्व को, पूरे विश्व को रेशम बनाने की कला चीन ने ही सिखाई। उसका एक बेसिन ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उस बेसिन का नाम है सेचवान। तो लिखेंगे चीन का सेचवान बेसिन। चीन का सेचवान बेसिन, चीन का सेचवान बेसिन रेशम के लिए, रेशम के लिए जाना जाता है। रेशम के लिए जाना जाता है। रेशम के लिए जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, चीन का मंचूरिया का क्षेत्र। चीन का मंचूरिया का क्षेत्र खनिज के लिए, चीन का मंचूरिया का क्षेत्र खनिज के लिए, खनिज के लिए, खनिज के लिए जाना जाता है। चीन में एक नदी है यांगसी, एशिया की सबसे लंबी नदी। तो भी लिख देंगे चीन में यांगसी नदी, चीन में यांगसी नदी, चीन में यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है।
एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन? यांगसी। ऑलरेडी आप लोग पढ़ते ही हैं कि चावल में, गेहूं में चीन पहले स्थान पे है, विभिन्न खनिजों में। तो जहां जो पढ़ते हैं उसको छोड़ करके ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे यांगसी, जैसे सेचवान, जैसे टकला मकान, ठीक है। ये सब आन शान का क्षेत्र, लोहा इस्पात के लिए आन शान का क्षेत्र महत्वपूर्ण है, वो भी लिख देंगे। चीन में आन शान का क्षेत्र, हालांकि वो मंचूरिया क्षेत्र में ही आता है। आन शान का क्षेत्र, आन शान का क्षेत्र चीन में, आन शान का क्षेत्र चीन में, आन शान का क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए प्रसिद्ध है, लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। याद रखिए, चीन का एक सहवर्ती राज्य है, बगल का ही देश है, राज्य कहते हैं पॉलिटिकल साइंस की भाषा में, देश को राज्य कहते हैं। भारत एक राज्य है, बिहार एक प्रांत है, पॉलिटिकल साइंस की भाषा में। मूल में आ जाइए, जिसका नाम है मंगोलिया। क्या नाम है? मंगोलिया, जिसकी राजधानी है उलान बटोर। राजधानी उसकी बड़ी चर्चित है, उलान बटोर है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी है वहां, ठीक है कि नहीं। साथ ही वहां एक मरुस्थल है बड़ी चर्चित, जो आपकी परीक्षा में पूछता है, उसका नाम है गोबी मरुस्थल, ठीक है। वो भी कहाँ है? यह पूर्वी एशिया में ही है। कहाँ है? चीन, जापान, मंगोलिया, कोरिया, कोरिया दोनों, उत्तर और दक्षिण, ये सब कहाँ पड़ेगा? सब पूर्वी एशिया में पड़ेगा। तो लिख देंगे मंगोलिया में, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, और यहां गोबी मरुस्थल चर्चित है। यहां कौन सी मरुस्थल चर्चित है? गोबी मरुस्थल चर्चित है, ठीक है। यहां गोबी मरुस्थल चर्चित है, ऑलरेडी पढ़े हैं। अंत पर्वतीय पठार, तिब्बत चर्चा में कर दें। चीन का ही, चीन में है तिब्बत का पठार, और उससे जुड़ा हुआ एक झील जिसका नाम है मानसरोवर झील, जहां से हमारी 3 नदी निकलती है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। सब लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, इसीलिए उसकी चर्चा करने का कोई औचित्य मैं नहीं समझता हूं। लेकिन ध्यान आकर्षण एक होता है ना, संविधान में पढ़ते होंगे, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव अब जब सरकार बनेगी, 4 जून को रिजल्ट आएगा, परीक्षा के नतीजे आएंगे। जो अच्छा पढ़ता लिखता है वो परीक्षा के प्रति, उस परिणाम के प्रति क्या रहता है? आश्वस्त रहता है कि परिणाम मेरे पक्ष में जाएंगे। अब 80% जाएगा कि 84% जाएगा, ये तो और बात है। लेकिन जो बरसाती काम करता है तो स्वाभाविक है कि उसका परिणाम भी बरसाती टाइप ही रहेगा, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जो मैंने अभी, मैं नीचे भी इसकी परिचर्चा कर रहा था कि सरकार यदि पुरानी सरकार आती है तो 2 बिल तो सबसे पहले आएगा। वो एक रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वाली एक देश एक चुनाव, और दूसरा जो यूसीसी समान नागरिक संहिता, जिसकी व्याख्या 44 में है। उत्तराखंड देश का पहला विधानसभा है जिसने समान नागरिक संहिता के प्रस्ताव को पारित किया है। वहां जो समान नागरिक संहिता बन रहा था, उसकी समिति के अध्यक्ष रंजना देसाई थी, ठीक है कि नहीं। ऐसे सबसे पहले गोवा में ही हमने, जब गोवा का अधिग्रहण कर रहा था तो समझौता के तहत ही हमने वहां समान नागरिक संहिता को लागू करके रखा था। लेकिन अब देश के स्तर पर इसे लागू करने की बात चल रही है। तो नई सरकार आएगी तो ये 2 प्रोविजन सबसे पहले बिल आएगा। मूल बिंदु पे आ जाइए। हमें बिल आए ना आए उससे क्या लेना देना, हम तो ये देखते हैं कि किसमें जीके है और वो आपको बताना है। तो आपको बता दिए कि किसमें जीके है, ठीक है कि नहीं। ध्यान रखना, आंख कान नाक खोल करके। अब देखो, अभी 7वां चरण में बताए थे पहला दिन ही कि 7वें चरण में 3 ही राज्य में मतदान होगा।
बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश। अब तीनों जगह का ही थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, कहीं 8, कहीं 10, कहीं 12, ठीक है कि नहीं। अब मैक्सिमम जगह आपके चुनाव क्या हो गए हैं, चुनाव संपन्न हो गए हैं। अब विश्लेषक लोग अपनी अपनी विवेचना कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो अभी मैंने कहा ही कि परिणाम के प्रति कौन आश्वस्त रहता है, जो ज्यादा मेहनत, जो सालों भर पढ़ाई करता है उसको कोई कठिनाई नहीं होती है, ठीक है कि नहीं। जो ललित जी की तरह बरसाती पढ़ाई करता है तो कठिनाई होती है, देखते ही हो, हवा हवाई रहता है। अब धीरे धीरे फिर उसको चढ़ा रहे हैं, तो चढ़ने में तो 2-4-6 महीना फिर लगेगा ही, मूल बिंदु पे आज। हाँ, लेकिन इस बार जो लगेगा तो एकदम अस्थाई रहेगा। अच्छे से देखिए, रोज पेपर पढ़िए, रोज हम कहते भी हैं। फिलहाल तो अभी आइए, कहाँ थे हम लोग, तिब्बत का पठार कहाँ है, चीन में। ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, लिखने का कोई औचित्य नहीं है, कॉपी में 2-2, 3-3 जगह लिखा हुआ है। सिंधु, सतलज, ब्रह्म सब लिखा हुआ है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे लिखे भी हैं कि भारत की नदियों में सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट, चीन हो गया, ठीक है। और चीन के बाद है आपका, चीन हो गया, जापान हो गया, कोरिया ओरिया तो ऐसे ही उसको ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। इसमें एक लिख लेंगे, चीन में ये आमूर नदी, चीन में लिख दीजिएगा आमूर नदी, आमूर नदी, आमूर नदी, आमूर नदी चीन और रूस के बीच, चीन और रूस के बीच की सीमा बनाती है। चीन और रूस की सीमा बनाती है, ठीक है, ओके। आप जब ईस्ट एशिया देखिएगा, पूर्वी एशिया देखिएगा, मान लिया जापान आप यहां देख रहे हैं, तो जापान देख रहे हैं तो कौन से पैसिफिक में है ये भी आप देख लिए। जब जापान देख रहे हैं तो होन्सू देखिए, देखिए होन्सू है, शिकोकू है, क्यूसू है, अपने आप आपको याद हो जाएगा। आप सिर्फ मैप देखिएगा ना तो आपका ऐसे ही बहुत सारी चीज तैयार हो जाएगी। फिर आप इसी तरह से इसके बगल, यहाँ होक्किडो है, इसके बगल में आप चलिएगा तो साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है, जो इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा चर्चित रहती है, विशेषकर कंप्यूटर चिप्स, ऑटोमोबाइल्स, इन सब कारणों से। नॉर्थ कोरिया जहां नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड है, लेकिन एटॉमिक पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सैन्य शक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा वो सब तो है ही, एक जिम्मेवार देश नहीं, इसलिए हर देश उसके गांव में जो कहते नहीं उसको लखेरा, लखेरा के पास यदि 2 पिस्तौल आ जाएगा, 4 बम आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, तो कितना भी ताकतवर गांव में रहेगा तो क्या होगा, वो डरेगा थोड़ा सा। क्यों डरेगा, वो लखेरा है, वो अपना भी जान ले लेगा, दूसरे का भी जान ले लेगा। जो लखेरा रहता है वो क्या रहता है, इसी टाइप का होता है। तो इसी टाइप का आपका उत्तर कोरिया है, जिम्मेवार देश है। भारत एक जिम्मेवार देश है। भारत पाकिस्तान से अधिक परमाणु बम रखा है, लेकिन भारत कभी नहीं किसी को डराता है कि सुनो संभल जाओ हमारे पास परमाणु बम है। लेकिन गैर जिम्मेवार देश जो रहता है वो रोज डराता है, साथ ही अपने कुछ पॉलिटिशियंस जो भारत के हैं उनके द्वारा भी डरवाता है, ठीक है। योगी जी की एक बात हमें बहुत अच्छी लगी, हालांकि उनकी सब बातें अच्छी नहीं लगती है, लेकिन कुछ बातें अच्छी लगी, कि मणिशंकर अय्यर साहब ने जब कहा कि भारत को, पाकिस्तान को सम्मान देना चाहिए, डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए, क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। तो योगी जी से रजत कपूर ने, रजत वर्मा है ना, रजत शर्मा जी है, हाँ हाँ शर्मा जी, हाँ, तो उनसे पूछा कि बताइए आप क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि भारत के पास उनसे अधिक परमाणु बम है, और हमने अपने परमाणु बम को फ्रीज में नहीं रखा है, हमको अपने परमाणु बम को फ्रीज में रख दिया है कि हमारे पास भी तो परमाणु बम उनसे अधिक है, तो हमें क्यों डरना चाहिए साहब। वो डरने वाला फेज चला गया। वो एक जमाने में डरा करते थे कि जब कुछ घटनाएं होती थी तो कहा जाता था कि सीमा पार आतंकवाद है। आज सीमा पार शब्द भी नहीं सुनाई देता है, और आने वाले समय में सुन लीजिए कि जिसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, पीओके, पाकिस्तान के पास, तुम्हारे पास कोई भूमि कब्जा करोगे तो उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना, उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आने वाले समय में ये तीसरे चरण में हो सकता है कि एक काम ये भी हो जाए, ठीक है कि नहीं।
और वो है कि पीओके हमारा होगा। ठीक है, ये और बात है कि हमें कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन सब चीज फायदा के लिए नहीं होता है, स्वाभिमान के लिए होता है। तुम्हारे पास 100 बीघा जमीन है, नौकरी क्यों करना चाहते हो, अफसर क्यों बनना चाहते हो? स्वाभिमान के लिए। ऑप्शन में क्या 50,000, 60,000, 70,000 रुपया मिलता है, 80,000 रुपया मिलता है, लेकिन क्या रहता है? स्वाभिमान, कि हम अफसर, हम क्या हैं? अफसर है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बात समझा? हाँ, आगे लिखो। ठीक है, लेकिन हमको मास्टर कहलाने में क्या होता है? ज्यादा खुशी महसूस होती है जब कोई ये कहे कि मास्टर है, ये क्या है? गुरु जी है। हमको बड़ा अच्छा लगता है कि कहता है गुरु जी है, मास्टर है, तो अच्छा लगता है हमको सुनने में। लिखो आगे। ठीक है, क्या लिखे? मास्टर है। हम बता रहे थे कि मैप दिखा रहे थे, मैप में ही मैं दिखा रहा था कि देखो यहाँ एलओसी है, यहाँ ईस्ट चाइना सी है, पूर्वी चीन सागर है, यहाँ साउथ कोरिया है जिसकी राजधानी सियोल है, नॉर्थ कोरिया है जिसकी राजधानी प्योंगयांग है। ठीक है कि नहीं? तो इस तरह से यहाँ है प्योंगयांग, उत्तर कोरिया की राजधानी है। तो ये देखोगे तो हमें लिखाने की जरूरत नहीं होगी कि दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। ठीक है कि नहीं? ये लिखने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत है। आप चाइना देखिए, पूरा चाइना के सारे क्षेत्र को देखिएगा, बीजिंग कहाँ है, ठीक है कि नहीं, सियांग कहाँ है, मंगोलिया किधर है। तो चाइना के जस्ट बगल में क्या है? मंगोलिया है, जहां गोबी मरुस्थल है जिसकी राजधानी गोबी डिजर्ट, जहां क्या है? गोबी डिजर्ट है। तो दिमाग में ऐसे ही बैठ जाएगा, आपको रटने की क्या, उलांग चाय नहीं लिखा रहेगा। ठीक है कि नहीं? ताइवान में उलांग चाय वो लिखा नहीं रहेगा, लेकिन गोबी डिजर्ट जो भी प्राकृतिक स्वरूप है वो लिखा रहेगा। नदी लिखा रहेगा, सागर लिखा रहेगा, मरुस्थल लिखा रहेगा, पर्वत लिखा रहेगा मैप में। तो मैप देखिएगा तो मैप से ही आप बहुत सारी चीजों को क्या कर सकते हैं? अंतर्ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए मैप को जरूर पढ़ो। ठीक है कि नहीं? सामने रख करके, और एक तो इंटीग्रेटेड वाला पढ़ो, और फिर अलग अलग तोड़ तोड़ के भी आता है मैप कि पूर्वी एशिया, अभी बताया है ना, मध्य एशिया का अलग है, तो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। बड़ा दिखाई देगा तो आपको समझने में क्या हो जाएगी? थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अभी थोड़ा सा दिखाए है, जितना पढ़ाए हैं, और थोड़ा सा दिखाए तो तुम्हारा कंसेप्ट क्या हो गया कि होन्सु किधर है, सीकोकू किधर है, उतना ही में तुमको क्लियर हो गया। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु है, उसी तरह से आप इन चीजों को देख लीजिएगा। तो मंगोलिया है। अब हम बता रहे थे आमूर नदी, तो आमूर नदी यहां तक आपका क्या है? अल्टाई माउंटेन तक। अल्टाई माउंटेन सोना के लिए एक समय प्रसिद्ध था। एनसीईआरटी पढ़िएगा तो अल्टाई वो भी लिख लो, अल्टाई पर्वत। अल्टाई पर्वत सोना के लिए प्रसिद्ध था, सोना के लिए प्रसिद्ध था, सोना के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? सोना के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए। अब पॉलिटिकली तुम वो भी पढ़े, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी, आईएलएसी, पाकिस्तान से एलएसी, एलओसी, चाइना से एलओसी। अब ये देखो दोनों है आपका। अब आपका पाकिस्तान है, यहां यहां इंडिया है, और ये पाकिस्तान के बगल में ताजिकिस्तान है, देखो। और अभी तुमको बताए थे कि ताजिकिस्तान की सीमा भारत की सीमा के नजदीक है। ये कहीं नहीं लिखा है कि भारत की सीमा से जुड़ी हुई है। खुद देखोगे तो ताजिकिस्तान है, इधर किर्गिस्तान है, इधर कजाकिस्तान है। देखो, तुम खुद देखो ना, खुद देखोगे तो तुमको एक लाइन में भी पता। ये भी पूछ सकता है कि सबसे मध्य एशिया में सबसे उत्तर में कौन है? कजाकिस्तान है। ठीक है कि नहीं? मध्य एशिया में सबसे उत्तर में कौन है? कोई जरूरी नहीं ना है कि स्टूडियो टाइप क्वेश्चन ही आए। आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया कि सबसे उत्तर में कौन है, तो ये है भारत से कौन सी वो आप तो जितना देखिएगा उतना फैक्ट को क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा देखें, देखो देखो, हेलो, 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 हेलो,
कहाँ थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे। अल्टाई माउंटेन। अल्टाई माउंटेन किस लिए प्रसिद्ध था? सोना के लिए प्रसिद्ध था। कहाँ था ये? चाइना में। ठीक है, चाइना और अल्टाई माउंटेन मंगोलिया, ये देख लीजिए। आमूर नदी चीन और रसिया के बीच की प्राकृतिक सीमा बनाती है। तो इस तरह से मैप को देखिएगा, विशेषज्ञता प्राप्त हो जाएगी, कहीं कोई कठिनाई आपको नहीं आएगी। नोट में लिख दो, मैप को देख लेना है लाल कलम से, मैप को देख लेना है। चलिए, तो मध्य एशिया हो गया, पूर्वी एशिया हो गया, अब कौन एशिया बचा? अब लिखेंगे दक्षिणी पूर्वी दक्षिणी पूर्वी एशिया ना, तो लिखे दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया बचा है, दक्षिण पूर्वी एशिया। आसियान के 10 देश, सब लिखा हुआ है कॉपी में, इकोनॉमिक्स में। आसियान के 10 देश जैसे ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, सिंगापुर, ये सब कौन सा कंट्री है? सब आसियान कंट्री है। तो लिख देंगे आसियान के 10 देश। आसियान के 10 देश जैसे इंडोनेशिया, ब्रुनाई, कंबोडिया। इंडोनेशिया, ब्रुनाई, कंबोडिया, लाओस, लाओस, मलेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, सिंगापुर, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस, लाओस, फिलीपींस। हो गया 10। छूट गया तो छूट गया, कोई बात नहीं। छूट गया तो कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है। अब इस कड़ी में ये सब तो पश्चिम एशिया देश है। हाँ, इस कड़ी में मैं सबसे पहले म्यांमार लिखो, स्थान का पठार है यह। स्थान का पठार है, टंगस्टन के लिए जाना जाता है। स्थान का पठार है, स्थान का पठार है, टंगस्टन के लिए जाना जाता है। स्थान का पठार है, टंगस्टन के लिए जाना जाता है। यहां लिखाने की यह जरूरत नहीं है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम से म्यांमार अलग हुआ, 1937 में पूर्णतः अलग हो गया। यहां यह बताने की जरूरत है, ज्योग्राफी की क्लास में है, कि यहां कौन सा पठार है, कौन सी नदी है, कौन सी मरुस्थल है, कौन सा पर्वत है, कौन सा खनिज है। नहीं, इन सब चीजों को यहां जानने की जरूरत है। तो पठार में कौन सा पढ़े? सान का पठार। पठार में कौन सा पढ़े? सान का पठार। इसका 2 नदी बड़ी चर्चित है, उसमें एक तो सबसे ज्यादा है, सालबिन। ठीक है कि नहीं? और म्यांमार में एक और नदी है, उसका नाम है इरावती। ठीक है, जो कि म्यांमार की जीवन रेखा है। ठीक है, ये भी लिख लो, पहले पहले ये लिख लो, म्यांमार की जीवन रेखा इरावती नदी है। इरावती नदी है। आसान का पठार लिख लिए ना, टंगस्टन के लिए। ठीक है, इरावती नदी म्यांमार की जीवन रेखा है। जीवन रेखा है मतलब जैसे हमारा गंगा है उत्तर भारत का, जीवन रेखा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त 2 प्रमुख नदी है, सितंग और सालवीन। इसके अतिरिक्त 2 प्रमुख नदी है, सितंग और सालवीन। म्यांमार में 2 प्रमुख नदी है, सितंग और सालवीन। सालवीन, सालवीन नदी थाईलैंड और म्यांमार के बीच की सीमा बनाती है। सालवीन नदी थाईलैंड और म्यांमार की सीमा बनाती है। ठीक है,
साल्विन नदी थाईलैंड और म्यांमार की सीमा बनाती है। किसकी सीमा बनाती है? नेक्स्ट, अब लिखो थाईलैंड। थाईलैंड लिखिए, एक ऐसा देश जो कभी विदेशी शासन का हिस्सा नहीं रहा। एक ऐसा देश जो कभी विदेशी शासन का हिस्सा नहीं रहा। ठीक है, सफेद हाथियों का देश है। सफेद हाथियों का देश है। सफेद हाथियों का देश है। ठीक है, मैप से पढ़ लीजिएगा। राजधानी बैंकॉक है, चाओ फाड़िया नदी के किनारे। कौन से नदी के किनारे? चाओ फाड़िया नदी के किनारे है बैंकॉक। खत्म। हाँ, दूसरा चावल निर्यातक देश है। दूसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। दूसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश के रूप में जाना जाता है। कौन? कौन? थाईलैंड। दूसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश के रूप में जाना जाता है। कौन? थाईलैंड। सफेद हाथियों के देश पे टिक लगाइए। आपकी परीक्षा में यही पूछे जाएंगे कि सफेद हाथियों का देश कौन सा है। तो सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। अब आइए लाओस। लाओस लिखिए, लाओस। तो कितना अच्छा लिखती है, वेरी गुड। दिमाग ठीक है बाबू? तो दिमाग ठीक है, कहिए दिमाग ठीक है ना? ठीक, ठीक है सर। आप टेस्ट कर लीजिएगा मेरा दिमाग कैसा है। तो छुप के बैठोगी तो कैसे होगा? ठीक है, देखो ये हमेशा आगे बैठती है नहीं, इसलिए पूछताछ इसका करते रहते हैं। लाओस। लाओस में क्या याद रखना है? लाओस में याद रखना है कि दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड का मतलब समझते ही है कि एक ऐसा देश जिसका कोई सीमा समुद्र से नहीं है। तो लिखेंगे दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र लैंडलॉक्ड कंट्री। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रुद्र देश है। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रुद्र देश है। कौन सा देश है? स्थल रुद्र देश है, जिसकी राजधानी बियंटीन है। बियंटीना या बियंटीन, जिसकी राजधानी बियंटीन है। उसको लिख लेते हैं ना, इतना छोड़ छोड़ के लिखते हैं विवेक बाबू। स्थल रुद्र देश है जिसकी राजधानी बियंटीन है, मेकॉन्ग के किनारे, मेकॉन्ग नदी के किनारे। अब आइए इंडोनेशिया। एक कंट्री है, इंडोनेशिया को तो पहले लिखना चाहिए। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया लिखो ना, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि 13,000 द्वीप है। ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पहला तथ्य जानना है तो आर्किपेलिगो जानना है, द्वीपों का समूह। तो लिखिएगा इंडोनेशिया में 13,000 द्वीप है। इंडोनेशिया में 13,000 द्वीप है, इसीलिए उसे आर्किपेलिगो के रूप में जाना जाता है। 13,000 से अधिक द्वीप है, इसलिए उसे ठीक है आर्किपेलिगो के रूप में जाना जाता है। इसके प्रमुख द्वीप सुमात्रा, जावा, बाली। देखेंगे इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप, इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप
इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप सुमात्रा, जावी, बाली, जावा, बाली, सुमात्रा, जावा, बाली है, बाली है। धन्यवाद। क्या है जी? धन्यवाद, बैठो, खुश रहो, बहुत बड़ा आदमी। कहां थे हम लोग? जावा और बाली, इसमें क्या होगा? दूध इतना नहीं आएगा, लस्सी बहुत गाढ़ा होता है, छाछ है, हाँ ठीक है, वेरी गुड। कितना इंटेलिजेंट है, दूर से ही पहचान लिया, ठीक है कि नहीं? देखो इसी को कहते हैं कॉमन सेंस। ये देख करके बता दिया कि नहीं, दूध जब भी आएगा किसी को मिलता है तो फुल मिलता है, लस्सी गाढ़ा होता है, छाछ पतला होता है। आगे लिखो, कहानी था, खत्म हो गया। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? ललित जी मुंह खुला हुआ है। अब सुनिए, सुनिए, दो संधि, मैं कहता भी हूं कि संधि तो यूं ही पढ़ लेते हैं आप। मलक्का की जल संधि, ठीक है, मलेशिया और सुमात्रा के बीच है, तो लिखिए नोट, मलक्का की जल संधि, मलक्का की जल संधि, मलक्का की जल संधि मलेशिया और सुमात्रा के को अलग करती है। मलक्का और सुमात्रा को अलग करती है, जबकि सुंडा जल संधि, जबकि सुंडा जल संधि, सुंडा, पीछे वाला लड़का गुंडा नहीं लिख लेगा, सुंडा, सुंडा जल संधि जावा और सुमात्रा की जावा और सुमात्रा की जल संधि, जावा और सुमात्रा के बीच की जल संधि है। कौन सा? दोनों याद रखो, कौन सा है? पहला मलक्का किसके बीच? मलक्का, 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 सुंडा, सुंडा, जावा और सुमात्रा, जावा और सुमात्रा, मलेशिया और सुमात्रा, मलेशिया और सुमात्रा, मलेशिया, मलक्का, मलेशिया, जावा, जावा। और ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट है कि 5-5 बार मैंने याद करवा दिया है। तो मेरा काम तमाम, अब आपका काम। अब ऐसा नहीं कि दोनों का काम तमाम, ठीक है कि नहीं? घर पे बैठ करके थोड़ा सा देखिए, सबका अपना अपना काम है, किताब का अपना काम है, क्लास का अपना काम है, मास्टर साहब का अपना काम है, विद्यार्थी का अपना काम। सबसे ज्यादा काम देखिएगा तो विद्यार्थी का ही है, क्योंकि आप ही हैं जो लगातार क्या कर सकते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग कर सकते हैं, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता है। हम कितना भी कह देंगे कि हम सबका मॉनिटरिंग करेंगे, करते हैं, नहीं हो सकता उसमें। इतना तो आप बच्चे नहीं है, बेवकूफ नहीं है। आप अपना मॉनिटरिंग खुद जितना बढ़िया कर सकते हैं कि कौन सा चैप्टर मेरा कमजोर है, कौन सा भूल रहे हैं, कौन सा मुझे याद है नहीं, किसमें रिवीजन की जरूरत है, ठीक है? तो ये सब तो काम आप स्वयं के स्तर पे कर सकते हैं, एक बार पूरा पढ़ने के बाद, या जितना पढ़े हैं उसके आधार पे आप सेल्फ मॉनिटरिंग कीजिए, और उसके साथ साथ आप जो कमजोर भाग है उस पर फोकस कीजिए, खत्म बात है। नेक्स्ट, इंडोनेशिया में है कि एक, ये ऑलरेडी काकरोतुआ ज्वालामुखी में पढ़े हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है। इंडोनेशिया रबर के लिए भी जाना जाता है, तो लिख देंगे इंडोनेशिया रबर उत्पादक देश के रूप में भी जाना जाता है। और यह ओपेक का भी सदस्य देश है, और यह ओपेक का भी सदस्य देश है, यह ओपेक का भी सदस्य देश है।
ये कौन बताएगा, सो बताइए। वेरी गुड। क्या है, बाजार है, कुछ कुछ पड़ता है। हाँ हाँ, बोलो बोलो। बहुत अच्छा, ये सही बात बताया है, कार्टेल होता है। इसका मतलब यूट्यूब लाइव भी एकदम अच्छा से देखता है, गुड। ठीक है कि नहीं। कमीशन में अभी हम बता भी रहे थे, आप लोग की परीक्षा में ही पूछा जा सकता है, कार्टेल कि निम्नलिखित में से कार्टेल बाजार के उदाहरण हैं। डक्शेस, नाफ्टा, ओपेक। ठीक है कि नहीं, चार संगठन दे दिया आपको। ब्रिक्स, क्या मारिएगा, ओपेक पर। क्यों मारिएगा ओपेक? क्योंकि कार्टेल एक ऐसा बाजार है जहां समान वस्तु और समान लाभ और समान हित के लिए विभिन्न देशों का समूह काम करता है। तो ओपेक में क्या है, समान लाभ क्या है, पेट्रो डॉलर, कि हम पेट्रोलियम का मूल्य इस तरह से रखेंगे कि हमें हमेशा लाभ की स्थिति बनी रहे। 12 कंट्री इसमें हमेशा अपने लाभ के विषय में क्या करता है, सोचता है। ठीक है कि नहीं। तो यही है, ऐसे बाजार को हम कार्टेल बाजार कहते हैं। ऐसे बाजार को हम क्या कहते हैं, जो समान हित समान लाभ के आधार पर समान देशों का समूह होता है, उसको हम कार्टेल कहते हैं। जैसे ओपेक, सबका उद्देश्य क्या है, पेट्रोलियम का उत्पादन करना, उससे अधिक मुनाफा कमाना, यही उसका उद्देश्य है। तो ऐसे बाजार को हम कार्टेल बाजार कहते हैं। और इंडोनेशिया एक दक्षिण पूर्व एशिया का एक ऐसा देश है जो ओपेक का भाग है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री। आपके इकोनॉमिक्स में इन सब बातों की विस्तृत से चर्चा होती है। जहां भी हम इन सब संगठनों की चर्चा जब आती है तो विस्तार से बताते हैं। फिलहाल तो अभी हम लोग ज्योग्राफी में हैं। सिर्फ इतना याद रख लें कि इंडोनेशिया ओपेक का सदस्य है, तो यही अपने आप में तत्काल काफी होगा। और उसके कॉन्सेप्ट कार्टेल वगैरह तो बता ही दिया। नेक्स्ट आगे लिखिएगा। अब लिख लीजिएगा जावा आइलैंड, एक और लिख देंगे, कॉफी के लिए भी जाना जाता है। जावा आइलैंड कॉफी के लिए भी जाना जाता है। कॉफी के लिए भी जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? हो गया। और काकरोथोरा ज्वालामुखी तो जावा सुमात्रा के बीच में है। ये तो जब ज्वालामुखी पढ़ रहे थे तो काकरोथोरा तो लिख ही रहे थे, तो यहां लिखाने का कोई औचित्य बनता नहीं है। ध्यान रखिएगा, जहां जो चीज लिखे हैं उसको कंठाग्र कीजिए। आगे बढ़िए। अब आइए लास्ट में है फिलीपींस, तो लिख दीजिए फिलीपींस। राजधानी मनीला अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। राजधानी मनीला राजधानी मनीला है, जहां अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। जहां अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। चावल अनुसंधान केंद्र है। चावल अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, चावल अनुसंधान केंद्र है। एक मिनट। आसमान, हाँ नमस्कार नमस्कार, क्या हाल है? आते हैं, 11:30 तक आते हैं। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ ये तो ठीक है, तो ठीक ही है। नहीं नहीं, ठीक है। हम्म हम्म हम्म, हम्म,
वैज्ञानिक सबको बुला लिए है ना। हाँ तो डॉक्टर दिव्यांशु है ना। हम्म, हम्म। ओ ठीक है डीएम नहीं थे तो डीडीसी नहीं थे क्या? अच्छा प्रभात नगर हाई स्कूल। ठीक। वो सीनियर वही। हाँ ठीक। अच्छा तब छोड़िए। ठीक चलिए आ ही रहे, 12 बजे तक आते हैं। ठीक है चलिए ऑल द बेस्ट। हम्म। कहाँ थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे हम लोग थे। जी बोलो। हेलो। हाँ बोलो। कल, हाँ हाँ कल रहना। ठीक है बता देंगे। हाँ ठीक है उसी जगह पे रहना ना, 8 बजे करीब में। ठीक ठीक। कहाँ थे हम लोग? बड़े अच्छे जगह पे थे हम लोग। फिलीपींस मनीला में थे, और जहां अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, जहां चावल अनुसंधान केंद्र है उसको याद करके रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर वो भी पढ़े हुए हैं कि सबसे, कल ही तो पढ़े थे शायद, सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच फिलीपींस में है। तो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर से एक बार सुन लेने की जरूरत है कि फिलीपींस ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहां पर रखना याद? तो मैरियाना। मैरियाना गर्त क्यों चर्चित है? क्योंकि सबसे गहरा गर्त है। कहां है? फिलीपींस में। ये भी हो गया ऑलरेडी। तो इसीलिए मैंने कहा कि ऑलरेडी इन सब, और नारियल के लिए जाना जाता है फिलीपींस को। हम लोग किस लिए जानते हैं? तो लिख देंगे फिलीपींस को नारियल के लिए जाना जाता है। फिलीपींस को नारियल के लिए जाना जाता है। नारियल के लिए जाना जाता है। किसको? फिलीपींस को। चलिए अब हो गया सब देश। अब एक बचा पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया। ठीक है। पश्चिम एशिया के देश। ठीक है। उसमें ऑब्लिक लिख दो दक्षिण पश्चिम एशिया, ऑब्लिक दक्षिण पश्चिम एशिया। कौन कौन से देश है? उसमें सबसे चर्चित देश है पश्चिम एशिया में इजराइल। सबसे चर्चित देश कौन सा है? इजराइल। ठीक है। कल भी हमास ने इजराइल पे अटैक किया, और इजराइल का कुछ भौगोलिक प्रदेश है जैसे गाजा पट्टी, सेनाई प्रायद्वीप, ये सब उसका भौगोलिक परिवेश है, परिदृश्य है, क्षेत्र है। इसको ध्यान में करके रखना है। तो लिखिएगा इजराइल के कई भौगोलिक प्रदेश हैं जैसे गाजा पट्टी, जैसे गाजा पट्टी, जैसे गाजा पट्टी। यह इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, यह इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवादित क्षेत्र है। यह इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवादित क्षेत्र है। विवादित क्षेत्र है जिसके तटीय क्षेत्र में दो प्रमुख बंदरगाह है। जिसके तटीय क्षेत्र में, जिसके तटीय क्षेत्र में दो प्रमुख बंदरगाह, जिसके तटीय क्षेत्र में दो प्रमुख बंदरगाह, जिसके तटीय क्षेत्र में दो प्रमुख बंदरगाह। एक है तेल अबीब, एक है तेल अबीब। तेल अबीब।
और दूसरा है हाइफा, हाइफा, और दूसरा है हाइफा, दूसरा है हाइफा। तो ये दोनों ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों बंदरगाह भी। दूसरा है सिनाई प्रायद्वीप, एक और भौगोलिक प्रदेश है जिसका नाम है सिनाई प्रायद्वीप। तो लिखेंगे दूसरा भौगोलिक प्रदेश है सिनाई प्रायद्वीप, इजराइल का हिस्सा है। इजराइल का हिस्सा है और एशिया अफ्रीका को जोड़ता है, एशिया अफ्रीका को जोड़ता है, एशिया अफ्रीका को जोड़ता है, लिखो ना, एशिया अफ्रीका को जोड़ता है। यह 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 या इस प्रायद्वीप से होकर स्वेज नहर, इस प्रायद्वीप से होकर स्वेज नहर, स्वेज नहर, स्वेज नहर बनाया गया जिस पर मिस्र का अधिकार है, जिस पर मिस्र का अधिकार है, जिस पर किसका अधिकार है? मिस्र का अधिकार है। ठीक है, जिस पर किसका अधिकार है? मिस्र का अधिकार है। आपकी जानकारी में दे दे कि जब स्वेज नहर बना और उसका राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ, तो 1956 में इजराइल ने अटैक किया था इसी प्रायद्वीप पर। तो इस प्रायद्वीप को लेकर काफी चर्चा रहती है, इसलिए ध्यान रखना। और इसलिए इसका इस तथ्य को भी मैंने अंकित कर दिया कि इसी प्रायद्वीप से होकर स्वेज नहर गुजरता है, और जिस पर वर्तमान में किसका कब्जा है? और मिस्र किसकी देन है? नील नदी की देन है। मिस्र किसकी देन है? ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐतिहासिक दृष्टि से भी मिस्र की सभ्यता नील नदी की देन मानी जाती है। जैसे इराक की सभ्यता दजला और फरात की देन है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दो नदी के बीच की सभ्यता है, दजला और फरात। जैसे हम लोग क्या हड़प्पा की सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता थी, सिंधु नदी के किनारे अधिकांश शहर बसे हुए थे। तो इस तरह से इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में। हम लोग की सभ्यता क्या है? मिस्र की सभ्यता क्या है? चीन की सभ्यता क्या है? माया की सभ्यता अमेरिका क्या है? सब सबसे पुरानी सभ्यता में से है। और सबसे पुरानी सभ्यता हमारी सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, इराक की सभ्यता है। तो आज देखो कि हम लोग का सभ्यता पीछे छूट गया। अब माया की भी सभ्यता है, लेकिन माया की सभ्यता हमारी सभ्यता से पुरानी नहीं है। इराक की सभ्यता, आज इराक का कहीं कोई नाम लेने वाला भी नहीं। ठीक है कि नहीं? तो कम से कम इस चीज के लिए हम अपने गवर्नेंस को तो निश्चित रूप से कहेंगे कि उन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की कि भारत को इस बिंदु तक पहुंचाया। आज कोई भी पार्टी आकर के यदि सरकार संभालती है तो पिलर क्या है? उसको पिलर अच्छा मिला है जिसके आधार पे वो भारत को आगे बढ़ा सकता है सभी बिंदुओं पे, चाहे वो मिलिट्री स्ट्रेंथ हो, इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ हो, चाहे वो सोशल स्ट्रेंथ हो। ठीक है कि नहीं? तो स्ट्रेंथ अच्छा जब मिलता है, कहते हैं ना कि जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे, तो निर्माता इसी रूप में थे। कहने के लिए, आलोचना करने के लिए तो अलग चीजें हैं। आलोचना तो लोग हर व्यक्ति का करता है, लेकिन उसके योगदान को भी समझना चाहिए कि उसने, उसका योगदान का यदि कोई दशमलव में भी प्राप्त कर लेगा तो यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ठीक है, आगे लिखिए, नेक्स्ट। ठीक है, क्या लिखे? स्वेज नहर लिख लिए? नहीं लिखे? जिस पर मिस्र का अधिकार है, आगे लिखिएगा। नेक्स्ट, इजराइल का मध्य भाग नागेब मरुस्थल है। इजराइल के मध्य भाग में नाजेब मरुस्थल है, नाजेब मरुस्थल है। ठीक है, कौन मरुस्थल है? दो और है, एक गोलन हाइट्स है जो इजराइल के उत्तर पूर्व में है, और ये पश्चिम एशिया का सबसे विवादित क्षेत्र है।
तो लिखेंगे चौथा है इजराइल का गोलन पहाड़ी, गोलन हाइट्स, उसको हम लोग गोलन हाइट्स के नाम से जानते हैं, इजराइल के प्रदेश में लिख देंगे। ठीक है, कौन सा युद्ध? गोलन पहाड़ी, इजराइल के उत्तर पूरब में है, 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 और सबसे विवादित है, और सबसे विवादित है, सबसे विवादित है। आपकी जानकारी में दे दें कि 1967 के युद्ध में इजराइल ने ये सभी क्षेत्र को क्या किया? कब्जा कर लिया। उसमें एक और क्षेत्र था वेस्ट बैंक, उसमें एक क्षेत्र और क्या था? वेस्ट बैंक। और दो चीज याद रखिएगा, एक 1967 का युद्ध और एक है योम किप्पर का युद्ध 1973। यह इजराइल और जितने भी अरब देश हैं उसके विरुद्ध लड़ा गया। इजराइल यहूदियों का क्षेत्र था, जर्मनी, लेकिन जब हिटलर के द्वारा जर्मनी में यहूदियों का सामूहिक नरसंहार किया गया, क्योंकि ऐसा माना गया हिटलर के द्वारा कि आज यदि जर्मनी की हालात ये है द्वितीय विश्व युद्ध के समय, तो इसके पीछे यहूदियों की मानसिकता है, और इसलिए उसने सामूहिक नरसंहार किया था, जिसको हम लोग होलोकास्ट कहते हैं। ठीक है कि नहीं? और उसके बाद फिर इसको बसाया गया अलग से। और इतना प्रतिभाशाली जाति प्रजाति है कि इजराइल जैसे मरुभूमि को भी, इसका तो सारा भाग तो मरुभूमि का ही था, और उसको धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर क्रांति में बदल दिया। पानी का कैसे उपयोग किया जाए, जल का प्रबंधन, सबसे आज भारत जैसा कृषि प्रधान देश जल प्रबंधन को सीखता है तो इजराइल से सीखता है। जबकि हम क्या हैं, हमारे यहाँ कृषि जो है वो कृषि सिर्फ पेशा नहीं है, पेशा। हमारे यहाँ कृषि संस्कृति है, जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है। अधिकांश लोगों के लिए एग्रीकल्चर क्या है? कल्चर का हिस्सा है। हम लोग क्या आज भी जितने पर्व त्योहार होते हैं वो सब एग्रीकल्चर के प्लॉटिंग से ही जुड़ा हुआ है। चाहे होली हो कि दिवाली हो, कोई भी पूजा हो, चाहे छठ हो। देखते हो छठ में जितना फल चढ़ता है, जितना अनाज चढ़ता है, वो सब उस समय क्या होता है और उसी से जुड़ा हुआ चढ़ता है। तो ऐसे भी छठ की पूजा प्रकृति की पूजा है, प्राकृतिक शक्ति के प्रति हम सम्मान व्यक्त करते हैं। ठीक है कि नहीं? उससे भी बड़ा कि हम डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं सबसे पहले। विश्व में कहीं भी तुम डूब जाओगे तो कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। तुम अभी तुम डूबे हुए हो, कोई तुम्हारी पूजा करता है? अभी जैसे ही तुमको नौकरी अच्छी मिलेगी कि सब तुम्हारी पूजा करेगा, बड़ा अधिकारी बन जाओगे तो इसके विषय में कहेगा एकरा तुम गोद में खिले ले रही, अब बउआ रे तोरा तुम चॉकलेट ला के दे चले, भले कुछ नहीं दिया हो, लेकिन अब उसके ऊपर ये अपना क्या करेगा? अधिकार व्यक्त करेगा कि बउआ तोहर मोहल्ला में हम चलियो, तू बड़ा का नहीं चले है, तोरा तो हम गोद में ले जाई चलो, चॉकलेट खिलाई चलियो है। लेकिन अभी चॉकलेट मांगिएगा भी तो नहीं देगा, कहेगा मुंह देख ले, मुंह अपन आता है। समझ गए होगे कि उगते हुए सूरज की पूजा सभी जगह होती है, डूबते हुए सूरज की पूजा नहीं होती है। मूल बिंदु पे आ जाइए। ठीक है कि नहीं? ये सब जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव भी है। आ जाइए। ठीक है कि नहीं? तो जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव भी है। ठीक है, ये कोई मेरा 10-20 सालों का तो जीवन है नहीं, अपना विद्यार्थी जीवन रहा, विद्यार्थी के बाद सुखार्थी जीवन है। ठीक है, सुखार्थी जीवन में भी हम विद्यार्थी जीवन की तरह ही रहे हैं। तुम तो 4 घंटा का मेहमान है, हमारे पास तो जहां भी हम रहते हैं तो 14 घंटे का काम का मेहमान हम रहते हैं। चाहे जिस स्तर पे भी हमें काम करना पड़ता है, लेकिन हर जगह मैं कहीं ना कहीं कर्मयोगी की भूमिका में रहता ही हूं, चाहे तुम्हारे बीच कि हम कहीं और। मूल बिंदु पे आ जाइए, लिखिए आगे। कहां थे हम लोग? गोलन पहाड़ी। ठीक है, सबसे विवादित। अभी एक युद्ध बता रहे थे हम, योम किप्पर का युद्ध। कॉपी के ऊपर में लिख लो, कभी काम देगा। ज्योग्राफी नहीं है, परिचर्चा चल गई है तो लिख लो, योम किप्पर का युद्ध। कॉपी के ऊपर में लिखो ना, योम किप्पर।
1973 में यह युद्ध हुआ। योम किप्पर, 1973 में यह युद्ध हुआ था। योम किप्पर, योम लिखो ना, योम लिख दे क्या? योम किप्पर, क्या दिक्कत है? किप्पर, यही तो दिक्कत था सर। योम किप्पर 1973, मिस्र वर्सेज इजराइल। हालांकि मिस्र भी था, सीरिया भी था, विभिन्न अरब देश थे, कोई बात नहीं। मिस्र वर्सेज इजराइल, ठीक है। मिस्र वर्सेज, जिस आकांक्षा से युद्ध किया उस आकांक्षा के साथ हार गया। जैसे कल कलकत्ता नाइट राइडर्स ने हैदराबाद के सपनों को धूमिल कर दिया। कहा भी गया कि अभिषेक और हेड आउट, आधी टीम आउट, और पहले ओवर में ही दोनों का काम, दूसरे ओवर में हमको पता है, ठीक है, देख रहा है, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि आरंभ में ही इन दोनों का काम तमाम कर दिया गया। होता भी यही है कि यदि आप किसी पर बेस्ड हैं और उसके आधार को समाप्त कर दीजिएगा तो फिर, हालांकि वो दोनों गेंद बहुत अच्छी थी, उसपे तुम्हारे गुरुजी भी आउट हो जाते, अरे कोई भी आउट हो जाता, कहने का मतलब था। अभिषेक का तो गेंद सबसे लाजवाब गेंद था, ठीक है कि नहीं। हेड का गेंद वैसा नहीं था, वो छोड़ सकता था उसको, लेकिन उसको खेलने के लिए विवश किया। लेकिन वो जो गेंद था, वो ऐसा गेंद पूरे टूर्नामेंट का मुझे लगता है कि सबसे अच्छे गेंदों में से था। 25 करोड़, अच्छा 25 करोड़ में खरीदा था। बड़ा खिलाड़ी देखे तो बड़ा खिलाड़ी बड़े मैच में काम आता है, समझा कि नहीं समझा? हाँ, आगे लिखो, ठीक है, आगे लिखो। उसका एनालिसिस अब नहीं हो सकता है क्योंकि वो फाइनल था ही नहीं। अब तो हमको लगता है आईपीएल का यदि हमको कमेटी का कुछ सदस्य बना दे तो हम कहेंगे कि यदि फाइनल में 125 रन के अंदर कोई टीम आउट हो जाती है तो 50 रन उसको एडवांटेज देना चाहिए, तभी दर्शकों का जो है मनोरंजन हो पाएगा। क्योंकि आईपीएल का एक उद्देश्य यह भी है कि मनोरंजन करना है। आगे लिखो, देख रहा है, अच्छा विचार दिए। तो सर 50 रन उसमें भी जुड़ेगा ना? हाँ, वो जब हारता रहेगा तब जुड़ेगा। तो सर इसमें क्या फायदा होगा? फायदा होगा दर्शक का पैसा वसूल होगा, ठीक है। आगे लिखो, नेक्स्ट कहां थे हम लोग? कितनी बार जीता कलकत्ता नाइट राइडर्स? 3 बार, 12, 14 और 24। वाह, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। गोलन हाइट्स पूछेंगे तो देखता है बगल में, मास्टर साहब तो अभी तक नहीं बताए थे गोलन हाइट्स। अब बेस्ट बैंक, ठीक है कि नहीं। अब योम किप्पर, अब तो योम किप्पर याद हो गया ना। 1973 का युद्ध किसके बीच हुआ, ठीक है कि नहीं। चलिए खैर, हम अभी योम किप्पर युद्ध में नहीं थे। परिचय, ये इतना चर्चित क्षेत्र है कि सालों भर गोलन पहाड़ी, सेनाई प्रायद्वीप, वेस्ट बैंक सालों भर चर्चा में रहता है। इसीलिए मैं कहता हूं इसको देखे होंगे कि विस्तार से बता दिए हैं कि कौन कौन सा भौगोलिक प्रदेश है। फिर लिख देंगे, गोलन पहाड़ी लिख लिया, एक लिख दो बेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक। इजराइल ने 1967 में इस पर कब्जा किया, इस पर कब्जा किया। इजराइल ने इस पर कब्जा किया। किस पर? किस पर? वेस्ट बैंक पर। नेक्स्ट, एक ध्यान रखिएगा कि इससे जुड़ा हुआ एक सागर बड़ा चर्चित है, नाम है उसका भूमध्य सागर। कहां? वो भी लाहौर में ही हुआ था। और वहां पर उस सम्मेलन में पाकिस्तान की मांग, द्वि राष्ट्र सिद्धांत की मांग रखी गई थी 1940 में। खैर ये तो इतिहास की बातें हैं, फिलहाल तो हम भूगोल पढ़ रहे हैं। सेनाई प्रायद्वीप पढ़े हैं, गाजा पट्टी पढ़े हैं, गोलन हाइट्स पढ़े हैं, नाजिब मरुस्थल पढ़े हैं, ये सब इजराइल से जुड़े हुए। वेस्ट बैंक पढ़े हैं,
ये सब इजराइल से जुड़े हुए भौगोलिक परिदृश्य हैं जिसको ध्यान में रखना है। भूमध्य सागर, ये सब को, इन सब की जानकारी आपको दी है। एक दिन बता भी रहे थे, क्वेश्चन भी पूछा हूं कि लवणीय सागर को यदि हमें शुद्ध करना है तो किस प्रक्रिया से हम शुद्ध करेंगे। तो रिवर्स ऑस्मोसिस से हम शुद्ध करते हैं, और इजराइल ने उस तकनीक का उपयोग अपने देश में बखूबी किया है, क्योंकि उसका चारों क्षेत्र तो क्या है, लवणीय है, और आरओ के माध्यम से वो अपने देश में पानी पहुंचाता है। ठीक है कि नहीं। और हम लोग मीठे पानी के स्रोत, हालांकि मीठे पानी का स्रोत बहुत कम है पूरे विश्व में, बताए है ना, कल ही तो बताए थे कि 3 से 4% हमारा मीठे पानी का स्रोत है। ठीक है कि नहीं। और इसको बचाए रखना है तो हम अन्य स्रोतों पर भी ध्यान दें। वही जो मैंने कहा कि हमारा देश ऐसा देश है कि 9 राज्य तो हमारे समुद्र तट के किनारे हैं, माने पानी की कहीं कोई कमी नहीं। अब उस पानी को हम कैसे आरओ के पद्धति से हम भी कन्वर्ट करें। चेन्नई जो कहता है पानी का संकट, अब वर्षा के जल के लिए वहां कानून बना हुआ है कि वर्षा जल संग्रहण कीजिए। ठीक है कि नहीं। उस चेन्नई में भी पानी की समस्या हम दूर कर सकते हैं, कैसे, आरओ के माध्यम से। ठीक है। जो हमारे पास विकल्प है हम उसी में ना जीने की कोशिश करेंगे, हम उसी में ना आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मान लिया मेरा बेल्ट बाढ़ बेल्ट है, पानी रहता है, तो हम पानी आधारित ही अर्थव्यवस्था के विकास पर ध्यान देंगे। हम हाइड्रो एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे, मखाना पे फोकस करेंगे, सिंघाड़ा पे फोकस करेंगे, मछली पे फोकस करेंगे। उसका जब सूख जाएगा तो उसके प्रोसेसिंग, उसके वैल्यू एडिशन पे फोकस करेंगे। मछली का देखते हो कि नहीं कि विश्व में कई देश, नॉर्वे, जापान वगैरह का मछली पैकेट में आता है, यही ना वैल्यू एडिशन है। कोई जरूरी है कि मछली आज निकाले या सड़ गया, खराब हो गया, उसका वैल्यू एडिशन करो, इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करो भाई। ठीक है कि नहीं। आज के समय में यदि ये कहिएगा हम बिहार में हैं, आज के समय में बिहार वार कुछ नहीं। आज के समय में तो भौगोलिक दूरी कुछ है ही नहीं। आपके पास सिर्फ पैसा हो, टेक्नोलॉजी हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो और इच्छा शक्ति हो, बेटर गवर्नेंस देने का एक दृष्टिकोण हो, तो कहीं कोई कठिनाई नहीं। आप दरभंगा में भी विश्व का सबसे बड़ा वैल्यू एडिशन, मत्स्य वैल्यू एडिशन केंद्र खोल सकते हैं, और यहां से मछली का निर्यात आप कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं। हमने चूंकि कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छे से काम किया है, और मैं जानता हूं कि आज जिस क्षेत्र में मखाना एक क्षेत्र था हाइड्रो एग्रीकल्चर का, आज देखो कि मखाना, मैं नैनीताल जाता हूं, वहां भी मखाना का पैकेट देखता हूं। कहां का बना हुआ है भाई, तो कुछ राजस्थान का रहेगा, कुछ गुजरात का रहेगा, कुछ दरभंगा का रहेगा। मतलब अब दरभंगा का इंटरप्रीनरशिप क्या है, डिफरेंट जगह पे पहुंचा। देखते हो कि छोटे छोटे पॉकेट में मिलने लगा, मखाना का बर्फी, मखाना का मसाल डोसा, यही ना वैल्यू एडिशन है। ठीक है कि नहीं, कि उसको जोड़ दिया। और मखाना तो बहुत अच्छा उत्पाद था। देखते हो चिप्स लड़के लड़कियां खाते हैं, बच्चे लोग खाते हैं चिप्स, जो पेट के लिए, स्वास्थ्य के लिए किसी भी दृष्टि से उचित नहीं। हम टेस्ट को ऐसा बनाए कि बच्चे मखाना को लाइक करें, उसका पॉकेट ऐसा बनाए, ऐसा भी नहीं कि इतना बड़ा पॉकेट बना दिए, पॉकेट ऐसा बनाए कि गया 5 रुपया में खरीद लिया, पानी पी लिया, न्यूट्रिशियस डाइट है। अब एयरपोर्ट पर आपको मखाना बिकता है। आज से 2 साल पहले स्थिति नहीं थी। धीरे धीरे उसको करने की जरूरत है, इस पर काम करने की जरूरत है। उसीलिए मैंने कहा कि जो जहां की समस्या है उसको समस्या नहीं, बड़ा अच्छा वर्ड कोरोना में आया, आपदा में अवसर। जो आपके पास आपदा है उसी में अवसर को ढूंढिए। ठीक है, पॉजिटिवनेस से ही है। आगे लिखिए। खैर कहां थे हम लोग, नाजिब क्या हुआ जी, गायब हो गया क्या। ठीक है, लेबनान लिखो, लेबनान, लेबनान। ये सब आपके पश्चिम एशिया का देश है, लेबनान। गोलन पहाड़ी विवाद के लिए जाना जाता है, गोलन पहाड़ी विवाद के लिए जाना जाता है। ठीक है, और तो अभी पढ़े ही हो सब। चलिए, अब हम लोग एक अलग दक्षिण पश्चिम एशिया में, या उसको अरब प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अरब प्रायद्वीप, ये भी एशिया में ही आता है। लड़के को समझ नहीं आती है यूनाइटेड अरब अमीरात क्या है, सऊदी अरब क्या है, ओमान क्या है, ये सब उसको समझ में नहीं आता। कुवैत क्या है, शारजहां क्या है, रियाद क्या है, ये सब उसको क्लियर नहीं रहता है।
तो थोड़ा सा अरब प्रायद्वीप को देख ले, तो लिखेंगे अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप लिखेंगे, अरब प्रायद्वीप में निम्नलिखित देश है। सऊदी अरब, ओमान, सऊदी अरब, ओमान, यमन, ओमान, यमन, यूएई, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया। आइए सऊदी अरब लिखेंगे, यह पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है। यह पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है। पेट्रोलियम के कारण जाना जाता है। पेट्रोलियम के कारण जाना जाता है। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र है ये आपका। सऊदी अरब का क्षेत्र क्या है? मरुस्थलीय। ये दो मरुस्थल का नाम लिख लेंगे। यहां दो प्रसिद्ध मरुस्थल है, रब अल खली, रब अल खली और अल नफत। ऐसे भी रब जिसमें रहेगा ना, उस पर मार देना किस पर? सऊदी अरब पे। ठीक है, ओके। सऊदी अरब में पेट्रो उत्पादक का केंद्र निम्नलिखित है, रियाद और तेहरान, रियाद और तेहरान, जिद्दा, रियाद, तेहरान और जिद्दा। जिद्दा में ब्रैकेट में लिख देना किसका? यह बंदरगाह है, यह बंदरगाह है और इसका उपयोग मक्का मदीना में जाने के लिए करते हैं। और इसका उपयोग मक्का मदीना में जाने के लिए करते हैं। जिद्दा, जिद्दा का उपयोग किसके लिए करते हैं? ठीक है, सऊदी अरब अलग है और संयुक्त अरब अमीरात। तो सऊदी अरब में ये 4-5 चीज, रियाद, तेहरान, जिद्दा, रब अल खली, पेट्रो, ये सब 4-5 तथ्य को याद रखिएगा। किसमें? सऊदी अरब में। सऊदी पश्चिम एशिया का चूंकि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, तो पहले तो वही पढ़िएगा। फिर आता है संयुक्त अरब अमीरात, यहां पे कंफ्यूजन आता है, तो लिखेंगे संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, चलिए, ये जो है 7 प्रांतों पे आधारित यह स्टेट है। 1971 में इसका गठन हुआ था, तो लिखेंगे 1971 में 7 प्रांतों को मिलाकर इसका गठन हुआ। 1971 में 7 प्रांतों पे आधारित, 7 प्रांतों पे आधारित इसका गठन हुआ। इसका गठन हुआ किसका? किसका? यूएई का गठन हुआ, जिसमें सबसे बड़ा जिसमें सबसे बड़ा जिसमें सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है? सबसे बड़े प्रांतों में दुबई, शाहजहां, पहला दुबई,
शाहजहां, आबू धाबी, आबू धाबी, कहते हैं ना शारजहां में टूर्नामेंट हो रहा है, तो शारजहां में कहा, तो सर अरब में, कौन अरब में? हाँ यूएई में। दुबई, दुबई गया है, दुबई कहाँ? क्लियर हो गया ना? इसका और लिख लो, अभी कहा आबू धाबी लिख लो, अजमान लिख लो, अजमान, अजमान, फुजइरा, फुजइरा, फुज इरा, अल खैमा, अल खैमा, हो गया 7। क्या तो हुआ? पहला कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, इसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, इसके बाद उम उल, एक और भी है उम उल कुबैत, उम उल कुबैन, कुबैत नहीं, उम उल कुबैन, उम उल कुबैन, कुबैन। ये 7 आपके प्रांत में बटे हुए, और किस लिए जाना जाता है? पेट्रो डॉलर, लिंगानुपात बहुत कम है, तो वहां का पुरुष सब विवाह करने के लिए इंडिया आता है, पाकिस्तान जाता है, ठीक है कि नहीं, और यहां से लड़की को खरीद के ले जाता है, ठीक है, क्योंकि सब हफ्सी प्रकृति का होता है। मूल बिंदु पे लिख देंगे पेट्रोलियम उत्पादन अब पर्यटन के लिए जाना जाता है, पेट्रोलियम उत्पादन और पर्यटन के लिए जाना जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम उत्पादन और किसके लिए जाना जाना जाता है? चलिए यमन लिख देंगे, यमन, राजधानी सना, और लिखे यमन, राजधानी सना है, राजधानी सना है। और यहां एक कॉफी की वैरायटी लिख देंगे, मोच कॉफी का उत्पादन होता है, मोच कॉफी का उत्पादन होता है। कौन कॉफी है? मोच कॉफी, ठीक है, कौन कॉफी है? मोच कॉफी। बस। जॉर्डन, जॉर्डन यह सबसे छोटी तटरेखा वाला देश है पश्चिम एशिया का, यह सबसे छोटी तटरेखा वाला देश है, तटरेखा वाला देश है, तटरेखा वाला देश है। कौन? जॉर्डन, पश्चिम एशिया का सबसे छोटी तटरेखा वाला देश है। तो आपका इस तरह से पश्चिम एशिया का एक देश, अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यमन वगैरह को देख लिया, जॉर्डन वगैरह को। एक है खाड़ी देश, हम लोग कहते हैं ना कि गल्फ कंट्री जा रहा है, तो खाड़ी देश कौन सा देश है? जो फारस की खाड़ी के आसपास वाला देश है, उसको क्या कहते हैं हम? उसको खाड़ी देश कहते हैं। एक समय हम लोग ईरान जाते थे, अब ना अरब जाने लगे हैं, ठीक है कि नहीं? वो तो स्वाभाविक है कि जिस देश की पॉलिटिकल कंडीशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथ, ये सब बढ़िया रहेगा, लोग वहां इकोनॉमी, अभी लिखा है ना कि पेट्रो, और अब पर्यटन के लिए होता है। विश्व के सभी बड़े सम्मेलन आज यूनाइटेड अरब अमीरात में होता है। सबसे बड़ी बात कि देखो अभी जलवायु परिवर्तन का भी सम्मेलन हुआ, ठीक है कि नहीं? जितना भी बड़ा सम्मेलन है वो सारे सम्मेलन अब वहीं हो रहे हैं। पर्यटन के दृष्टि से काफी विकसित कर गया है, और उसके विकास में पश्चिम देशों की, अमेरिका वगैरह की काफी बड़ी भूमिका है, विशेषकर टेक्नोलॉजी के लेवल पर, क्योंकि वहां का यूथ, वहां के लोग तो काम करते नहीं है, वहां के यूथ और वहां के लोग, पेट्रोल डॉलर आता है, आराम से बैठे रहते हैं। आपकी तरह तो दरोगा और आईएएस की और पीसीएस की और एसएससी या रेलवे की तो तैयारी करते नहीं है। हर महीना उनको पैसा 10,000, 20,000, 50,000 डॉलर आ गया, क्या करने की जरूरत है? एक रियाद अभी भी 200 से अधिक रुपए के बराबर है, ठीक है कि नहीं?
तो पैसा यहाँ वहां काफी ज्यादा, पेट्रो पैसा बहुत अधिक है। मूल में आइए तो लिखेंगे खाड़ी देश, फारस के खाड़ी के आसपास, फारस की खाड़ी के आसपास के देशों को कहते हैं। फारस के खाड़ी के फारस की खाड़ी के आसपास के देशों को कहते हैं। आसपास के देशों को कहते हैं। नमस्कार, की हाल चाल? ठीक छै, आबै छी। अहाँ कतऽ छी? अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हम्म। हम्म। अच्छा देखियो। हाँ हाँ हाँ, वो सब तो दिक्कत नहीं छै। तो आइए तो नीक लेके आओ, आओ ना, 12 बजे तक जाए। हाँ हाँ, अभी अच्छा चलू तो आराम करू तब, ठीक छै। हाँ। हम्म। ओ तो फ्लाइट से आलो कि ट्रेन से? हम्म। ओ, बिहार तब तो। अच्छा तो हमहूँ तैयार भऽ रहल छलहुँ हँ, जाइ छी तऽ करै छी। ऑल द बेस्ट। कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे खाड़ी देश में, तो लिखे ईरान। ईरान लिखे, जिसका पुराना नाम पर्सिया था, जिसका पुराना नाम पर्सिया था। ठीक है। यहाँ को सुल्तान नामक एक मृत ज्वालामुखी है। को सुल्तान नामक एक मृत ज्वालामुखी है। और सबसे अधिक, और पश्चिम एशिया में, और पश्चिम एशिया में सबसे अधिक, और पश्चिम एशिया में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का भंडार है। और पश्चिम एशिया में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस का भंडार है। प्राकृतिक गैस का भंडार है। ठीक है। नेक्स्ट, ईरान में आवादान सबसे बड़ा तेल शोधन केंद्र है। ईरान में आवादान, आवादान को याद रखिएगा, आवादान इंपॉर्टेंट। ईरान में आवादान, आवादान, ईरान में अब्बादान सबसे बड़ा तेल शोधन केंद्र है। सबसे बड़ा तेल शोधन केंद्र है। ठीक है। चलिए, ईरान से बाहर निकलिए, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इराक में आइए। इराक में दजला फरात दो नदी, दजला फरात दो नदी का क्षेत्र है। दजला फरात दो नदी का क्षेत्र है। दजला फरात दो नदी का क्षेत्र है। और इसकी राजधानी, और इसकी राजधानी बगदाद। किसकी राजधानी? इराक की राजधानी बगदाद किस नदी के किनारे है? टिग्रिस। इसकी राजधानी बगदाद टिग्रिस के किनारे है। टिग्रिस के किनारे है।
इसकी राजधानी बगदाद टिग्रिस के किनारे है। एक समय में, आज से 2-3 साल पहले, इसका एक शहर बड़े चर्चित शहर था जिसका नाम था मौसुल। लेकिन युद्ध में मौसुल क्या हो गया? बर्बाद हो गया। एक समय पूछा भी जाता था कि मौसुल किस देश में है, लेकिन अब नहीं पूछेगा क्योंकि वो एक समय की बात थी। तो स्वाभाविक है, उसका दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा था? मौसुल था। किसका? इराक का। सुन के रखिए, लिखना नहीं। उसी तरह से आपका एक किसका? किरकुक का क्षेत्र है, पेट्रोलियम क्षेत्र है, और विश्व का सबसे ज्यादा खजूर का उत्पादन कहां होता है? इसी में होता है, इराक में। तो लिख देंगे इराक का किरकुक का क्षेत्र, इराक के किरकुक का क्षेत्र, किरकुक, इराक के किरकुक का क्षेत्र पेट्रोलियम उत्पाद का सबसे महत्वपूर्ण जगह है। पेट्रोलियम उत्पाद का सबसे महत्वपूर्ण जगह है। सबसे महत्वपूर्ण जगह है और विश्व का सबसे बड़ा खजूर उत्पादक देश में और विश्व का सबसे बड़ा खजूर उत्पादक देश में इराक है। ठीक है, बस। कुवैत, यह भी पश्चिम एशियाई देश है और पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। तो लिख देंगे कुवैत। कुवैत पश्चिम एशिया का देश है, पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। कुवैत, कुवैत पश्चिम एशिया के लिए जाना जाता है। कुवैत पश्चिम एशिया में है, पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। खाड़ी देशों में एक देश और है, कतर और बहरीन। खाड़ी देशों में ईरान, इराक के बाद, कुवैत के बाद कौन सा देश है? कतर और बहरीन। तो कतर लिख लीजिए, कतर। कतर राजधानी दोहा, और सब पेट्रोलियम उत्पादक है। राजधानी दोहा, राजधानी दोहा। और अंत में है खाड़ी देशों में बहरीन। खाड़ी देशों में है बहरीन। खाड़ी देशों में कौन सा देश है? बहरीन, जिसे मोतियों का देश कहते हैं। जहां मोतियों का देश कहते हैं, फारस की खाड़ी में है, मोतियों का देश है। मोतियों का देश है। किसका देश है? मोतियों का देश है। और यहां सबसे यूनिक फीचर यह है कि यहां सबसे कम लिंगानुपात होता है, 418। 418, ठीक है कि नहीं? स्वाभाविक है कि कुवैत में, बहरीन में सबसे कम लिंगानुपात है। ठीक है, बस। ठीक उसी तरह से जैसे अंडमान निकोबार में चले जाइए, जोड़वे, सोम्पेन, सेंटिनेलेज, नेग्रिटो जनजाति मिल गई तो मुकेश कुमारी को क्या करेगा? खूब खुश होगा, पहले खूब डांस उन्स करेगा एकदम। ठीक है कि नहीं? डांस वांस करेगा, और इसके बाद इसको जो है एकदम पकाने की भी जरूरत नहीं होगी। उसी तरह से ये बहरीन के लोग जिस दिन किसी महिला को देख लिए, लिंगानुपात क्या है? कम है, खूब खुश होगा, खूब डांस करेगा। आशा है समझ गए होंगे, ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक उसी तरह से सबसे अधिक लिंगानुपात रूस में है। तो रूस की महिलाएं, लड़कियां पुरुष को देख ली तो वो भी डांस करेगी कि आज पुरुष का दर्शन हुआ। तो आशा है कि सारी बात समझ गए। कॉपी के ऊपर में लिख लो, रूस में सबसे अधिक लिंगानुपात है।
रूस में सबसे अधिक लिंगानुपात। अच्छा, बिहार में सबसे ज्यादा फीमेल वोटर कहाँ थी? वेरी गुड, अभी पढ़ता है। पाट्यूटी कम किए हो? अच्छा, ठीक है, ठीक है। बिहार में सबसे अधिक जहां लिंगानुपात है तो महिला वोटर वहीं सबसे अधिक होगी, और सबसे कम मतदान भी वहीं हुआ है, 48%। क्योंकि सारा पुरुष तो बाहर है और सिर्फ गांव में कौन है? महिलाएं हैं। तो स्वाभाविक है कि वोटिंग पैटर्न क्या होगा? कम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एशिया महादेश जो सबसे बड़ा महादेश था, और कई तथ्य और कॉन्सेप्ट को मैंने आपको इस कक्षा में ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दिया। आशा करता हूं कि कक्षा आपको समझ में आई होगी, और भविष्य के दृष्टि से भी। और एक बार घर पे जाकर के मैप सामने रख करके यदि 1-1.5 घंटा तुम समय दे दिए तो एशिया में कभी भी किसी भी जगह कोई कठिनाई आपको जीवन में नहीं आएगी। ऐसे भी ज्योग्राफी जानना चाहिए, जीवन के दृष्टि से भी, परीक्षा के दृष्टि से तो जानना ही है। जय हिंद। 5 मिनट का ब्रेक दे देते हैं कि 10 मिनट का? अच्छा, 5 मिनट का हम ब्रेक दे देते हैं, नहीं 10 मिनट का देते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा बाथरूम जाना चाह रहे हैं। हमको भी तो एचएम कार्यक्रम में विश्वास है, तो हम एचएम कार्यक्रम से आते हैं 10 मिनट में। तब तक आप लोग हवा हुआ खा के रहिए, ठीक है? क्यों सानू पहलवान? इसको आज से हम सानू पहलवान कह रहे हैं।